आसमान से एक बहुत बड़ा मेटेओर उनके पास आकर गिरता है और जैसे ही वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो पहली बार B-127 को देख रहे होते हैं। कुछ जवान तो उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन तभी B-127 वहाँ पर मौजूद गाड़ियों में से एक गाड़ी का रूप लेता है और वहाँ से भाग जाता है। पर कर्नल जैक बर्न्स वहाँ पर मौजूद सभी गाड़ियों और सोल्जर्स को उसके पीछे लगा देता है और आगे जाकर वो B-127 को घेर लेते हैं। लेकिन तभी B-127 उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक फाइटर प्लेन एक मिसाइल लॉन्च करता है जो कि एक डिसेप्टिकॉन होता है जिसका नाम ब्लेड स्विंग है, जिससे कर्नल बार्न्स और सभी सैनिक घायल हो जाते हैं। जिसके बाद ब्लेड स्विंग और B-127 की भयानक लड़ाई होती है, जहाँ ब्लेड स्विंग B-127 से ऑप्टिमस के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बताने से साफ इनकार कर देता है कि ऑप्टिमस कहाँ पर है। ब्लेड स्विंग बार बार उससे पूछता है कि मुझे ऑप्टिमस का पता बता दो, लेकिन B-127 भी एक योद्धा है और वो इतनी आसानी से तो ब्लेड स्विंग को ऑप्टिमस का पता नहीं बताएगा। जिस पर ब्लेड स्विंग आखिरी बार B-127 से बोलता है कि अब तुम चाहकर भी उसका पता नहीं बता पाओगे। जिसके बाद ब्लेड स्विंग उसका साउंड बॉक्स निकाल देता है और अब B-127 कभी भी बोल नहीं पाएगा। जिसके बाद ब्लेड स्विंग एक बार फिर से उसके ऊपर एक जोरदार वार करता है, लेकिन इस बार मौका मिलते ही B-127 उसकी मिसाइल ही उसके सीने के बीचों बीच घुसा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें ब्लेड स्विंग तो मारा जाता है, लेकिन B-127 अपनी याददाश्त खो देता है। वो इस लड़ाई में बहुत घायल हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पर खड़ी एक कार को स्कैन कर लेता है और उसका रूप लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब इस फिल्म की मेन कहानी शुरू होती है, जिसमें हम एक लड़की जिसका नाम चार्ली वॉटसन है उसको देखते हैं, जो सैन फ्रांसिस्को में अपने स्टेप फादर रॉन, छोटे भाई ऑटिस और अपनी मॉम शेली के साथ रहती है। चार्ली के असली पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चार्ली हमेशा उनके बारे में ही सोचती रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से दूर होती जा रही है। चार्ली अपने पिता की पुरानी कार को ठीक करना चाहती है, लेकिन कार को ठीक करने के लिए उसको जो पार्ट्स चाहिए वो काफी महंगे हैं और चार्ली के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उन पार्ट्स को खरीद सके। लेकिन चार्ली एक बहुत अच्छी कार मैकेनिक होती है और जब उसको पता चलता है कि ये पार्ट किसी लोकल गैरेज में मिल जाएगा तो वो अपने अंकल हैंक के गैराज में जाती है, जहाँ वो सस्ते और बेकार पार्ट्स को ढूंढने लगती है। और पार्ट्स ढूंढते वक्त उसकी नजर एक येलो कार पर पड़ती है जो देखने से मामूली कार तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। जिसके बाद चार्ली उसमें बैठकर उसको ऑन करती है, लेकिन ऑन होते ही उसमें से एक मैसेज सेंड हो जाता है और तभी चार्ली को एक झंझनाहट महसूस होती है और फिर वो उन कार के पार्ट्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब एक बार फिर से हमको साइबरट्रॉन ग्रह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो डिसेप्टिकॉन्स जिनके नाम शटर और ड्रॉपकिक है एक ऑटोबॉट को मार रहे होते हैं और तभी उस ऑटोबॉट के पास B-127 का मैसेज आ जाता है जो चार्ली की गलती की वजह से सेंड हो गया था। जिसके बाद अब वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स भी ये जान जाते हैं कि B-127 पृथ्वी पर है। ये जानने के बाद वो उस ऑटोबॉट को मारकर पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन चार्ली का बर्थडे है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे एक फैंसी सा हेलमेट गिफ्ट करती है और उसके स्टेपफादर रॉन उसे एक बुक देते हैं, जिसे देखकर चार्ली को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद रॉन बुरा इंसान है जो उसको सिर्फ परेशान करता है। इसीलिए चार्ली वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जो सीधा अंकल हैंक के पास जाती है और उस येलो कार के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि प्लीज मुझे कार दे दीजिए, मैं आपके यहाँ पर 1 साल तक फ्री में काम करूंगी। लेकिन अंकल हैंक उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उस कार को यहाँ से लेकर जा सकती हो, बस शर्त ये है कि तुम्हें उसको स्टार्ट करना होगा। बस फिर क्या था, चार्ली इसको सुनकर बहुत खुश होती है और वो उस कार को ठीक करके स्टार्ट भी कर देती है। जिसके बाद वो उस कार को अपने गैराज में ले जाती है। चार्ली उस कार को लेकर बहुत खुश है, वो उस कार को और बेटर बनाना चाहती है, लेकिन तभी उस कार के नीचे से कुछ पार्ट्स गिरने की आवाज आती है और जैसे ही टॉर्च लेकर चार्ली नीचे चेक करती है वहाँ उसे एक अजीब सा फेस दिखाई देता है और इससे पहले चार्ली कुछ समझ पाती तभी अचानक B-127 एक्टिवेट हो जाता है जो कई सालों से सो रहा था। चार्ली और B-127 अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं, जहाँ पर चार्ली ये समझ जाती है कि वो कोई बहुत बड़ा सा रोबोट है जो उससे डर रहा है क्योंकि चार्ली के हाथ में एक रिंच होता है। जिसके बाद वो उस रिंच को नीचे रखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन B-127 के पास साउंड बॉक्स ना होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। वैसे उसकी याददाश्त भी मिट चुकी है, जिसकी वजह से वो चार्ली से इशारों में उसके बारे में पूछता है, जहाँ चार्ली उसको बोलती है कि तुम येलो कलर के हो और बी की तरह दिखते हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम बम्बलबी होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि B-127 का नाम बम्बलबी कैसे पड़ा। जिसके बाद अगले सीन में पृथ्वी पर एक कपल आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक दो डिसेप्टिकॉन्स मेटेओर वहाँ पर गिरते हैं, जहाँ वो आपस में बात करते हैं कि इंसान तो हमारी सोच से भी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद एक डिसेप्टिकॉन उस कपल में से एक को मार देता है, जिनकी इस एक्टिविटी का पता सेक्टर 7 को चल जाता है। जिसके बाद एजेंट सिमंस कर्नल बार्न्स को इस एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जो इन रोबोट्स पर जब से ही नजर रख रहे हैं जब से उन्होंने पहली बार B-127 को देखा था। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि चार्ली बम्बलबी से मिलने अपने गैरेज में जाती है, जहाँ पर बम्बलबी नहीं होता है, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है और अपने भाई ऑटिस से पूछती है कि ऑटिस क्या तुमने मेरी कार देखी। जहाँ ऑटिस बताता है कि मॉम हमारे पेट को तुम्हारी कार से डॉक्टर के पास लेकर गई है। जिसे सुनकर चार्ली डर जाती है क्योंकि वो कोई मामूली कार नहीं है। वो तभी अपने स्कूटर से अपनी मॉम का पीछा करती है और पीछे आता देख बम्बलबी उसे देखकर हाथ हिलाता है, जिस पर चार्ली उसे डांटती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और तभी चार्ली गाड़ी को रोककर अपनी मॉम से कहती है कि आप घर जाइए, इसको डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चार्ली बम्बलबी को एक सेफ प्लेस पर लाती है, जहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं होता है।
वो वहाँ पर बम्बलबी से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में पूछती है, पर याददाश्त खत्म हो जाने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता है। लेकिन तभी बम्बलबी की चेस्ट में एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसको चार्ली ठीक कर रही होती है, और गलती से चार्ली एक होलोग्राफिक मैसेज को ओपन कर देती है जो ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज होता है, जिसमें वो बोलता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, डिसेप्टिकॉन्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं और इससे पहले वो तुम्हें ढूंढ ले तुम हमें अपना सिग्नल भेज दो ताकि इस जंग में हम तुम्हारी मदद कर सके। जिसके तुरंत बाद बम्बलबी का रेडियो खराब हो जाता है, जहाँ चार्ली बी को बोलती है, अरे चिंता मत करो, इसे ठीक करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद चार्ली बम्बलबी को एक बार फिर से अपने घर ले जाती है, जहाँ जाने के बाद वो उसके सिस्टम में नया म्यूजिक बॉक्स फिट करके उसको गाने सुनाती है, पर वो गाने बम्बलबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। बम्बलबी उन म्यूजिक के कैसेट्स को उठाता है जो चार्ली के डैड सुना करते थे, जिसको देखकर चार्ली दुखी हो जाती है और वो बम्बलबी को मना करती है कि प्लीज इन्हें मत छुओ, पर उसे बुरा भी लगता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिसके बाद वो बम्बलबी के लिए वही सॉन्ग्स चलाती है जो बी को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन चार्ली उन्हें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है, जहाँ वो बी को बताती है कि उसके डैड की मौत हार्ट अटैक से हुई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे हमेशा उनकी याद आती है। बी उसकी सारी बातों को समझ रहा था कि वो कितनी अकेली है, और तभी बम्बलबी उसके सर पर हाथ रखता है, जहाँ चार्ली रोते हुए उसे गले लगा लेती है। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कर्नल बर्न्स अपनी पूरी आर्मी को लेकर एक जगह पहुँचते हैं जहाँ दोनों डिसेप्टिकॉन्स सामने होते हैं। वो सब डिसेप्टिकॉन्स का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर दोनों डिसेप्टिकॉन्स बोलते हैं कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमारे ग्रह का एक भगोड़ा B-127 इसी ग्रह पर कहीं छुपा हुआ है, तुम लोग हमारी उसको ढूंढने में मदद करो और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। दरअसल डिसेप्टिकॉन्स इंसानों की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते थे ताकि वो B-127 को ढूंढ सके, इसलिए वो लोग उनसे उनकी सैटेलाइट का एक्सेस मांग रहे थे। और कर्नल बार्न्स के साथ मौजूद एक साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर पॉवेल होता है, वो कर्नल बार्न्स से कहते हैं कि ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले रोबोट हैं, अगर हम इनकी मदद करेंगे तो शायद बदले में ये अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेंगे, इसलिए हमको इनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद ये सब डिसेप्टिकॉन्स को लेकर सेक्टर 7 के हेडक्वार्टर चले जाते हैं, जहाँ इस बात को लेकर एक मीटिंग होती है जिसमें अमेरिका के सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। डॉक्टर पॉवेल सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, बदले में ये भी हमारी मदद करेंगे। कर्नल बार्न्स डॉक्टर पॉवेल की बात से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर पॉवेल वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। जिसके अगले सीन में चार्ली बम्बलबी को ये बोलकर जाती है कि आज मैं काम पर जा रही हूँ और तुम कोई उल्टा सीधा काम मत करना। चार्ली एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करती थी, इसलिए वो काम पर चली जाती है, लेकिन चार्ली का डॉग गैराज में पहुंच जाता है, जिसको देखकर बम्बलबी उसका पीछा करते हुए चार्ली के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो कुछ नई चीजों को देखता है जैसे टीवी, सोफा, कॉफी मशीन, जो उसे बहुत अजीब लगती है। जिसके बाद वो चार्ली के घर में तोड़ फोड़ कर देता है, जिसके बाद वो गलती से अपनी उंगली को स्विच बोर्ड में डाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस घटना की वजह से उस एरिया का ट्रांसफार्मर ही उड़ जाता है, जिसको अमेरिकन सैटेलाइट्स रीड कर लेती है, जहाँ डिसेप्टिकॉन्स और सेक्टर 7 को भी अब बम्बलबी की लोकेशन का पता चल जाता है। तभी मेमो, जिसे चार्ली ने बम्बलबी के बारे में सब कुछ बता रखा होता है, उसे चार्ली के घर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये जरूर बी कर रहा है, इसलिए वो चार्ली को फोन करके घर बुलाता है, जहाँ चार्ली देखती है कि बी ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। वो उसे डांटी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम शैली आ जाती है, जो घर की ऐसी हालत देखकर चार्ली पर शक करती है, लेकिन चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊंगी, अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से मेमो और बम्बलबी को लेकर चली जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कर्नल बार्न्स अपने कुछ आदमियों के साथ एक पहाड़ी पर चार्ली को घेर लेते हैं कि तुम एक भगोड़े के साथ घूम रही हो, इसे हमारे हवाले कर दो। पर चार्ली उन्हें समझाती है कि ये मेरा दोस्त है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में ही सभी B-127 पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बम्बलबी जरा भी नहीं डरता है और चार्ली को बचाने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि दोनों डिसेप्टिकॉन्स बम्बलबी पर अटैक कर देते हैं। बी अकेला होने की वजह से उन दोनों से टक्कर नहीं ले पाता है। वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं और तभी कर्नल बार्न्स के आदमी शॉकवेव गन से बम्बलबी को शूट करते हैं। चार्ली बम्बलबी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी शॉक लग जाता है, जिससे वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके अगले सीन में चार्ली अपने आप को अपने घर में पाती है और बाहर आकर देखती है कि कर्नल बार्न्स उसकी मॉम और उसके स्टेप फादर रॉन से बात कर रहे होते हैं कि आपकी बेटी ने एक कार को चुराया है, जो एक बहुत खतरनाक रोबोट है। जहाँ चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि बम्बलबी मेरा दोस्त है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन आप लोगों ने उसे उसके दुश्मनों को ही दे दिया, जिन पर भरोसा कर कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके बाद चार्ली वहाँ से चली जाती है, लेकिन चार्ली ने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में बी को बचा कर रहेगी, जिसके लिए वो अपने दोस्त मेमो के घर पहुंचती है, लेकिन उसका भाई ऑटिस उसे देख लेता है, जिसकी वजह से उसे ऑटिस को भी अपने प्लान में शामिल करना पड़ता है। जहाँ चार्ली मेमो के घर पर बी को बचाने का प्लान बनाती है कि तभी टीवी पर उन्हें एक न्यूज से पता चलता है कि सेक्टर 7 और यूएस गवर्नमेंट ने अपना एक बेस रेडी किया है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि शायद उन्होंने बम्बलबी को यहीं पर रखा होगा। चार्ली और मेमो इसी न्यूज की वजह से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सेटर और ड्रॉपकिक बम्बलबी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि बताओ ऑप्टिमस प्राइम कहाँ है और तुम उससे कब मिलोगे। लेकिन B-127 सच में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए कुछ ना पता चलने की वजह से वो दोनों उसे वहीं पर मार देते हैं और आपस में बात करते हैं कि B-127 तो मारा गया, लेकिन जल्द ही यहाँ पर सभी ऑटोबॉट्स एक साथ आएंगे और उन्हें मारने के लिए हमें अपने साथियों को यहाँ पृथ्वी पर बुलाना होगा, जिसके लिए मुझे
सभी डिसेप्टिकॉन्स को सिग्नल भेजना होगा और हम इंसानों की सैटेलाइट्स की मदद से ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और यही पास में एक टावर है जिससे काम हो जाएगा। लेकिन ये सभी बातें वहाँ पर खड़ा डॉक्टर पॉवेल सुन लेता है। वो कर्नल बार्न्स को फोन लगाकर कहता है कि हमने डिसेप्टिकॉन्स की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये यहाँ हम सब इंसानों को मारकर पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। सेटर डॉक्टर पॉवेल की बातें सुन लेता है और उसको वहीं पर मार देता है, जिसके बाद वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली और मेमो वहीं चुपचाप खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। चार्ली तुरंत नीचे उतरकर बम्बलबी की डेड बॉडी के पास जाती है, जिसके बाद वो पीछे रखी हुई शॉकवेव गन से बम्बलबी पर लगातार शूट करती है, पर वो नहीं उठता है। जिसके बाद चार्ली रोने लगती है और बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। लेकिन तभी बम्बलबी फिर से उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर मेमो और चार्ली बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल बार्न्स आकर उस पूरे बेस को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है और फिर से बम्बलबी को पकड़ता है। वहाँ मौजूद कुछ सोल्जर्स गोलियां चलाते हैं, लेकिन इस बार बी अपने रियल फाइट मोड में आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी टैंक्स को उड़ा देता है, जिसको देखकर इस बार चार्ली भी डर जाती है। लेकिन तभी मौका मिलते ही बम्बलबी चार्ली और मेमो को वहाँ से लेकर सीधा उस टावर के लिए निकल जाता है। जहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स सैटेलाइट और अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक टावर पर अपना पूरा सेटअप कर चुके होते हैं, ताकि वो साइबरट्रॉन ग्रह पर मौजूद अपने सभी साथी डिसेप्टिकॉन्स को मैसेज भेजकर पृथ्वी पर बुला सके। जिधर बम्बलबी चार्ली को एक बॉक्स में रख देता है ताकि वो सेफ रहे, जहाँ वो अपनी गन से टावर पर हमला करता है। जहाँ वो दोनों B-127 को देखकर उसे मारने के लिए आगे आते हैं, जहाँ अब शैटर बम्बलबी को अच्छी तरह से मार रहा होता है। लेकिन तभी बम्बलबी के हाथ एक शिप की जंजीर लग जाती है, जिससे वो शैटर के पूरे शरीर को बांध देता है। जहाँ शैटर उसको बोलता है कि तुम मेरा इस जंजीर से क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन जैसे ही बम्बलबी अपनी पूरी ताकत से उस जंजीर को खींचता है तो शैटर की बॉडी के टुकड़े